बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अक्टूबर की 22 तारीख़ है और पाकिस्तान में इस वक्त इतवार की सुबह है। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट ख़बरें, उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाज़िर है। सबसे पहली ख़बर आपके सामने रखनी है शेख रशीद साहब के बारे में। शेख रशीद साहब का अब से थोड़ी देर पहले ट्विटर के ऊपर एक पैगाम जारी हुआ है जिसमें उन्होंने आपके नाम एक अपील की है और जो पिछले उनके दिन गुज़रे हैं, चिल्ला जिसको वो कह रहे हैं, वो उन्होंने कहाँ काटा है, कैसे काटा है, क्या हुआ है उनके साथ और वो अपील आपसे क्या करने जा रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट मैसेज उनके ट्वीट के अंदर है। इसका पस मंज़र पेश मंज़र क्या है ये आपके सामने रखेंगे। फिर दूसरी ख़बर आपके सामने रखेंगे कि इमरान खान साहब के बेटों के साथ उनकी कल बात हुई है। तकरीबन 25 से 30 मिनट लंबी बात हुई है व्हाट्सएप के ऊपर। ये हवाला आपके सामने रखेंगे। फिर तीसरी ख़बर जो हम आपके सामने रखेंगे वो है कि नवाज़ शरीफ ने जो तकरीर की उसमें क्या शामिल किया उन्होंने और क्या शामिल नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें तो उन्होंने शामिल की, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो उन्हें शामिल करनी चाहिए थी वो उन्होंने शामिल नहीं की। क्या नहीं किया वो आपको बताएंगे। फिर ये भी बताएंगे कि जो बेटियों का बाप होता है वो दूसरों की बेटियों का एहतराम करता है। हमारी बाजी मरीम नवाज़ साथ खड़ी थी, उसके बावजूद नवाज़ शरीफ साहब ने कल तहरीक इंसाफ की औरतों के ऊपर तानाजनी की, उनके किरदार कशी करने की कोशिश की। ये क्यों गंदगी है नवाज़ शरीफ साहब के जहन में, क्या मामला है। चौथी और सबसे अहम ख़बर जो आपके सामने रखनी है वो ख़बर ये रखनी है कि कल नवाज़ शरीफ साहब ने कल और आज पाकिस्तान का तकरीबन पूरा मीडिया ख़रीद लिया है। जी हाँ, ये मैं मुहावरतन नहीं कह रहा, ये मैं आपके सामने सबूत रखूँगा कि नवाज़ शरीफ साहब ने वाकई पाकिस्तान का पूरा मीडिया ख़रीद लिया है और मीडिया ने क्या बारीक वारदात डालने की कोशिश की है ये आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं और समझते हैं कि मेरी आवाज़ को और मज़बूत होना चाहिए तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आवाज़ को आप और मज़बूत करें और मेरी आवाज़ और दूर तक जाए। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मैं इस वक्त जो मेरा बैकग्राउंड है, बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि मैं बैकग्राउंड के बारे में बताऊं कि मैं कहाँ बैठा हूं। तो जो मेरा बैकग्राउंड है वो अमेरिका की स्टेट है कैंसस, उसका मेन सिटी जो है वो कैंसस सिटी है, उसका डाउनटाउन है मेरे पीछे बैकग्राउंड में जो आपको नज़र आ रहा है। और ये शहर जो है कैंसस सिटी, ये मिज़ूरी स्टेट और कैंसस स्टेट, आधा शहर मिज़ूरी में है और आधा कैंसस में है और ये मिडवेस्ट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट सिटी है। ऑफ कोर्स दूसरे लफ्ज़ों में ये तकरीबन इसे हार्टलैंड भी कहा जाता है। ये तकरीबन अमेरिका का बिल्कुल दरमियानी हिस्सा या दरमियानी जगह बनती है तकरीबन। पहली ख़बर की तरफ आते हैं। सबसे पहली ख़बर है शेख रशीद साहब का ट्विटर के ऊपर पैगाम। मैंने जैसा कि आपके सामने रखा कि शेख रशीद साहब ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैगाम ट्विटर के ऊपर दिया है जिसमें एक दो बातें तो बड़ी अमूमी हैं लेकिन एक बात बहुत गहरी है और उसके ऊपर मैं अपना तज्जिया आपके सामने रखूँगा। मैं आपको पहले पैगाम पढ़ के सुना दूँ, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं सारी कौम अपनी माओं बहनों बेटियों का मशकूर हूँ जिनकी दुआओं से कमोबेश 40 रोज़ चिल्ले के बाद मुझे रिहाई नसीब हुई है। मुझे नहीं मालूम कि मैंने ये चिल्ला किस जगह पर काटा, लेकिन मुझे चिल्ले के दौरान किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाएगी। अब मेरी ज़िंदगी का मिशन इन तमाम लोगों को जो रूपोश हैं या छुपे हुए हैं या जिनसे 9 मई की गलती सरजद हो गई है या जो बेगुनाह जेलों में हैं, उनको आम माफ़ी दिलाना है। सारी कौम इस पुरअमन मिशन में मेरे ट्विटर पर मेरा साथ दे। मैंने कभी भी अपने ट्विटर की अपील नहीं की, लेकिन आज पहली मरतबा अपील कर रहा हूँ कि 9 मई की गलती जिन लोगों से सरजद हुई, इनकी आम माफ़ी की अपील के मिशन पर मेरा साथ दें। कल से मैं इस मिशन के लिए अपनी शुरुआत का आगाज़ कर रहा हूँ। कौम की दुआओं की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर बनेगी और अल्लाह हमें माओं बहनों बेटियों की दुआओं के सदक़े इस मिशन में ज़रूर सुरखरू करेगा। अच्छा जी, आपने ये जो मैसेज सुना इसमें दो बातें तो अमूमी हैं। पहली बात कि मैं 40 रोज़ा चिल्ले पे था, ये भी पहले से आपको पता है। फिर उन्होंने कहा मैं चिल्ले पे कहाँ पर था ये मुझे नहीं पता। ज़ाहिर बात है, चिल्ले का कहने का उनका मकसद यही है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में थे, परेशानी में थे। फिर उन्होंने इंटरव्यू में ये भी बताया कि उनका वज़न बहुत कम हो गया है, मतलब कि वो तकलीफ़ में रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वो ज़ाहिर बात है कहने वालों के कहने पर ये लिख रहे हैं कि उन्हें चिल्ले पर कोई तकलीफ़ नहीं दी गई। ये तो अमूमी बातें हैं। जो ख़ास बात है जिस पर मैंने आपके सामने अपना तज्जिया रखना है वो ये है कि शेख रशीद साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अब मेरा मिशन ये है कि मैंने 9 मई के जिन लोगों से गलती सरजद हुई या जो बेगुनाह हैं या जो छुपे हुए हैं, इन तमाम के तमाम लोगों को मैंने माफ़ी दिलवानी है
और इसमें आप मेरा साथ दें। मैं पहली दफ़ा अपील कर रहा हूँ, आप मेरा साथ दें और मैं देखिएगा कामयाब भी हो जाऊँगा। कामयाबी का भी दावा वो पहले से कर रहे हैं और वो आपसे जो है वो पूरा तावन भी मांग रहे हैं। अब इसमें दो बातें आपने ज़हन में रखनी। सबसे पहले तो शेख साहब का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, आपको पता है बड़े भाइयों की तरह हैं। मैं बिल्कुल उनकी किसी बात के ऊपर शक नहीं कर रहा, ना ही उन पर कोई क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक तज्जिया दे रहा हूँ कि मेरे ख्याल में ये क्या है। मेरे ख्याल में ये है कि इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, आपने फ़ैसला करना है। दो तज्जिए मैं आपके सामने रखता हूँ, आपने फिर चूज़ करना है कि आपको क्या लगता है। ये जो शेख साहब ने अचानक से 9 मई के लोग जो गुनाहगार हैं या बेगुनाह हैं या छुपे हुए हैं, मीन आम माफ़ी, सबके लिए माफ़ी की कोशिश उन्होंने शुरू की है। मेरे ख्याल में इसके पीछे दो वजूहत हैं। एक वजह तो ये है कि अब लोगों को, जो ताकतवर लोग हैं, उन्हें रियलाइज़ हो गया है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर दी है और बहुत आगे निकल गए हैं और बहुत ज़्यादा जुल्म हो गया और लोग पिस गए हैं बिल्कुल। और अब उनको एहसास हो गया है कि चलें, जो ज़्यादती करनी थी कर ली, अब शेख साहब को सामने आगे लगाते हैं और इस मामले को ख़त्म करते हैं और लोगों को माफ़ी दिलवाते हैं और लोगों को बाहर निकालते हैं। और जो ये नफ़रतों का जो, या नफ़रतें ना कहें, डिफरेंसेस का या तनाव का जो माहौल है, इसको कम करने की कोशिश करते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी अगर ये हुआ है, इससे उम्दा बात तो कोई हो नहीं सकती, काबिल सताइश बात हो नहीं सकती। आप अपने दिल में सोचिए कि इसके कितने % चांसेस हैं, क्योंकि दूसरा पहलू मैं आपके सामने रखता हूँ। दूसरा पहलू ये है कि जिन्होंने 9 मई करवाना था करवा लिया, उसमें से जो फ़ायदा लेना था वो भी ले लिया। फ़ायदा लेने के बाद अब उन्हें ये एहसास हुआ है कि जो 9 मई में से निकालना था वो निकाल लिया है। अब आ रहा है इलेक्शन। इलेक्शन के वक्त अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ख़वातीन अंदर होंगी, बहुत सारे लोग जेलों के अंदर होंगे, बहुत सारे लोग छुपे होंगे, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का तो तासर नहीं बनेगा, तो फिर इलेक्शन तो नहीं होगा, तो फिर तनाव रहेगा। तो अब एक आई वॉश करने के लिए, लॉलीपॉप देने के लिए अब लोगों को ये कहा जाएगा कि आम माफ़ी है, क्योंकि 9 मई से जो निकलना था वो निकल चुका है। जिन लोगों को पार्टी चढ़वानी थी चढ़वा दी है, जो 2-4 रह गए होंगे उनको अगले चंद दिन में पार्टी चढ़वा देंगे और शेख साहब को आगे लगा के उनका फेस इस्तेमाल करके एक आम माफ़ी का तासर दिया जाएगा, ताकि लोगों को जेलों से निकाल दिया जाए। जो 9 मई के मुकदमात में जेलें भुगत रहे हैं उनको भी छोड़ दिया जाए, जो गलती जिनको कहा जा रहा है जिन्होंने की उनको भी माफ़ी दे दी जाए। तो आम माफ़ी के दो फ़ायदे होंगे। एक तो इलेक्शन का माहौल ऐसा बन जाएगा कि फ्री एंड फेयर है, और फिर मर्ज़ी का इलेक्शन कराएं, मर्ज़ी के नताइज लें, तहरीक इंसाफ को हरा दें। उसमें तहरीक इंसाफ तो पहले ही तोड़ दी है, और जो रह गई है थोड़ी बहुत उसको इलेक्शन में जाने दें और फिर उसमें भी इंजीनियरिंग करें। और क्योंकि ये कह दिया जाएगा कि आम माफ़ी हो गई, देखें हमने तो जेलों से लोगों को छोड़ दिया है, तो एक तासर बन जाएगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है तहरीक इंसाफ को। अब नवाज शरीफ के आ जाने के बाद ज़ाहिर बात है दबाव दूसरी पार्टी के ऊपर है कि एक चोर भगौड़े मुजरम को लाकर पहले उसके भाई को मुसल्लत किया, अब उसको मुसल्लत किया, तो अब दबाव तो सारा उधर है। तो अब दबाव, वो प्रेशर कुकर के अंदर से भाप, स्टीम को रिलीज़ करने के लिए अब शेख साहब के थ्रू ये काम करवाया जाएगा। इसमें से दो चीज़ें अचीव की जा सकती हैं। एक तो माइनस इमरान खान करने की कोशिश की जा सकती है कि सबको माफ़ी है, इमरान खान को माफ़ी नहीं है, ये बाद में सामने आ सकती है बात, और इलेक्शन लड़े, इमरान खान को साइड पे कर दें और शेख साहब या उस तरह के और किसी मोहतरम आदमी को सामने रख के या उनसे ये काम करवा के और तहरीक इंसाफ को वैसे ही कहीं आ जाए, इमरान खान को साइड पे कर दिया जाए, तहरीक इंसाफ के किसी और लीडर को इमरान खान की जगह के ऊपर रिप्लेस करके कोशिश की जा सकती है ये काम करने की, माइनस इमरान खान करने को। ये एक इसका बनता है ये तज्जिया। दूसरा तज्जिया ये है कि तहरीक इंसाफ को जो भी लीड करे इमरान खान को तो करने नहीं देना, ये तासर दे देना है कि लोगों को हमने छोड़ दिया, देखें आम माफ़ी दे दी है, लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया है, अब इलेक्शन लड़ें, और फिर इलेक्शन में शहबाज शरीफ या किसी को भी दांजी से जुता के मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया और एक इमेज भी पूरी दुनिया को दे दिया कि हमने लेवल प्लेइंग फील्ड दी है। तो ये दो बातें हैं। मुझे पहली बात तो बहुत अच्छी थी जो मैंने कहा था कि अगर सेंस प्रवेल हुई कि बहुत ज़्यादती कर ली, अब दिलों को जोड़ना चाहिए, मज़ीद तोड़ना नहीं चाहिए, दूरियां बहुत बढ़ गई हैं, ये पहला तज्जिया था मेरा। और दूसरा ये है कि अब हालात के तकाज़े में जो जूस निकालना था 9 मई से निकाल लिया है, अब वक्त का तकाजा है नवाज शरीफ के आने के बाद से कि झूठा ढोंग किया जाए लेवल प्लेइंग फील्ड का और तहरीक इंसाफ के लोगों को छोड़ा जाए और माहौल बनाया जाए कि अब इलेक्शन का माहौल बन रहा है। मुझे दूसरी सिचुएशन ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है। तो ये शेख साहब से डिज़ायर की गई है, ये मेरा तज्जिया है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, खबर नहीं है, ये शेख साहब से डिज़ायर की गई है कि आप आगे लगें, आप ये कहें
और ताकि वज़न शेख साहब के ऊपर पड़े, ये ना लगे कि इस्टेब्लिशमेंट खुद माफ़ी देना चाहती है, खुद छोड़ना चाहती है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस्टेब्लिशमेंट की जो पहली प्रेफरेंस होती है वो ये होती है कि हर बुरे काम का जो 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 गंद है वो किसी और के ऊपर लगे, और उन्हें वक्तन फ़वक्तन लोग मिलते रहते हैं जो उनके गलत फ़ैसलों का बर्डन अपने ऊपर लेकर आगे चलते हैं। तो ये एक तो मैं इसके ऊपर तज्जिया ये कर रहा हूँ कि अब ये सिचुएशन करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी खबर, इमरान खान साहब की अपने बेटों के साथ बात हुई है। उनकी जो बात हुई है वो 25 मिनट के करीब बात हुई है, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि उनके बेटे ओवरवेल्म थे, मीन इमोशनल हुए। सारी बातें उदास होंगे, वालिद से इतनी देर से बात नहीं हुई और वालिद कितनी मुश्किलात में है पूरी दुनिया को पता है। लेकिन इमरान खान ने उन्हें हौसला दिया और बताया है कि मैं एक मिशन के ऊपर हूँ, नज़रिए के ऊपर हूँ और मुझे बेटा ये कुर्बानी देनी पड़नी है। और इमरान खान ने अपने दोनों बेटों को हौसला दिया है कि आप परेशान ना हो, अल्लाह ये मुश्किल काट देगा और मैं ये मुश्किल अपनी कौम के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक नज़रिया है और फिर नज़रिए की कीमत देनी पड़ती है। तो बहुत उन्होंने हौसला अफजा पैगाम जो है वो अपने बेटों को दिया और उनको ये बिल्कुल बताया कि मैं मजबूती से अपने नज़रिए के साथ खड़ा हूँ, आप लोग बिल्कुल मेरी परेशानी ना लें। तो ये तो इमरान खान साहब की बात थी। अब आपके सामने ये रखना है कि नवाज शरीफ साहब ने कल तकरीर की। उस तकरीर में कुछ चीज़ें बिल्कुल गोल कर गए, जो उन्हें बतानी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं बताई। उनकी तकरीर में गायब था कि 3 साल और 11 माह में जो उन्होंने इलाज करवाया उस हवाले से कुछ नहीं बताया। प्लेटलेट्स कितने कम हुए, कितने ज़्यादा हुए, वो सारे दुख बता रहे थे, सारी परेशानियां बता रहे थे। बीमार रहे, ज़ाहिर बात है, इंसान अपना कुछ बीमारी का बताता है, वो कुछ नहीं बताया उन्होंने। फिर वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया वो भूल गए हैं, उसका क्या करना है। उन्होंने कहा मैंने अल्लाह की सुपुर्द कर दिया, मैंने अल्लाह वास्ते सबको माफ़ कर दिया। मीन वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया उन्होंने छोड़ दिया, इस पर कुछ नहीं बताया। वक्त पर इलेक्शन का मुतालबा उन्होंने नहीं किया, इलेक्शन का मुतालबा उनकी तरफ से आया ही नहीं। फिर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को उन्होंने सज़ा दिलवानी थी, उस पर उन्होंने कोई बात नहीं की। ये नहीं बताया कि भाई की हुकूमत में आवाम को कौन सा बड़ा रिलीफ दिया, ये उन्हें बताना चाहिए था, नहीं बताया। ये नहीं बताया कि मिफ्ता इस्माइल को हटा कर जब आइंस्टाइन, जो इनके अपने लोकल आइंस्टाइन हैं, देसी साख्ता आइंस्टाइन मैं कहूँगा उन्हें, इसहाक डार साहब, उनको लगाने से आवाम को क्या फ़ायदा हुआ, क्या तीर मारा, क्या बुर्ज उल्टाया इसहाक डार साहब ने, वो नहीं उन्होंने बताया। फिर ये नहीं बताया कि भाई की हुकूमत के दौरान वतन वापस क्यों नहीं आए, वो अब क्यों वापस आए हैं, ये उन्होंने नहीं बताया। फिर उन्होंने ये नहीं बताया कि पिछली दफ़ा तो उन्होंने कहा था मैंने कोई डील नहीं की, फिर पता लगा डील की है 10 साल की, फिर उन्होंने कहा नहीं 5 साल की है, फिर हतमी तौर पर पता चला कि 10 साल की है। इस बार ये नहीं बताया उन्होंने कि उन्होंने कितनी डील की है। फिर उन्होंने ये नहीं बताया कि लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, वो जो एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स हैं उनकी कोई रसीदें इतने सालों में उनको मिली या नहीं मिली, ये कुछ नहीं बताया। लेकिन एक चीज़ उन्होंने ज़रूर की है और वो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के ऊपर उन्होंने करैक्टर असैसिनेशन करने के लिए, तानाज़नी करने के लिए उनके ऊपर उन्होंने एक गंदा अटैक किया। कहा जाता है इंसान की अपनी बेटी हो इंसान बदल जाता है, इंसान की बेटी जवान हो जाए फिर बदल जाता है। मरीम नवाज़ जो हमारी बहनों की तरह हैं वो साथ खड़ी थी और नवाज़ शरीफ साहब ने उसके बावजूद जो उनका जहन है, जिस तरह का जहन है, उसका मुजाहरा किया और पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के ऊपर गंदा तरीन इल्ज़ाम दोबारा लगाया। हालांकि आप सबके सामने वीडियोज़ हैं किस तरीके से ख़वातीन के मुजरे करवाए जा रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब के जलसे के अंदर लोगों को लाने के लिए पिछले कई दिनों से ये मुजरे करवाए जा रहे थे, पामाली की जा रही थी ख़वातीन के जिस्म की, ख़वातीन की, उनकी इज़्ज़त की, किस तरीके से उन्हें उठाया जा रहा था वल्गर तरीके से, उनको जफ्फे लगाए जा रहे थे नाचते हुए, उनकी तहकीर की जा रही थी। वो नवाज़ शरीफ साहब को याद नहीं, तो तहरीक इंसाफ के ऊपर उन्हें हमला करना जो है वो याद है। तो ये उनकी जहनी गंदगी है, बहुत ही अफसोस की बात है, उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन बेनज़ीर साहबा, शहीद साहबा या मरहुमा नुसरत भुट्टो, उनकी जाली नंगी तस्वीर फेंकने से लेके आज तक ये काम बहुत ही अच्छे तरीके से नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो करते आ रहे हैं। उसके बाद एक बात जो आपके सामने रखनी है वो ये है कि कल ओन चौधरी साहब ने नवाज़ शरीफ का इस्तकबाल किया। आज तहरीक इस्तेहकाम ने उन्हें शोकाज़ नोटिस जारी किया, उनसे नाराज़गी का इज़हार किया कि आपने नवाज़ शरीफ
का इस्तकबाल क्यों किया। ये ड्रामा देखिए कितना बड़ा है, ये सारे बीच में से एक हैं। ये सब कुछ आपको याद होगा, अलीम खान साहब कैसे नवाज शरीफ के साथ मिल रहे थे इस्तेकाम बनाने से पहले, जहांगीर तरीन मिल रहे थे, ओन चौधरी बार बार मिल रहे थे, और जहांगीर तरीन का हेलीकॉप्टर रिपोर्टेडली इस्तेमाल हो रहा था प्राइम फशाए वहाँ पर, और वो कह रहे हैं कि ओन चौधरी इस बात का हिसाब दे, भला ओन चौधरी जा सकता है अपनी लीडरशिप की मर्ज़ी के बगैर वहाँ पर। तो ये एक और नूरा कुश्ती जो है वो सामने रखी जा रही है। अच्छा, आखिरी खबर आपके सामने रखनी है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट खबर है आज की, वो है कि नवाज शरीफ साहब ने तकरीबन नहीं बल्कि तकरीबन चले कह लें, कोई इक्का दुक्का रह गया होगा, पाकिस्तान का तमाम मीडिया ख़रीद लिया। जी हाँ, मैं ये आपको मुहावरतन नहीं कह रहा, मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे पहले कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान की तमाम अखबारात की हेडलाइन कोई ख़रीद ले। नवाज शरीफ ने तमाम अखबारात की हेडलाइन जो है वो ख़रीद ली है। आप ख़ुद देख लीजिए कि हेडलाइन क्या लगी हैं, और इफ़ेक्टिवली नवाज शरीफ ने पूरे पाकिस्तान की ज़ुबान मीन पाकिस्तान का मीडिया ख़रीद लिया है। इसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि कल किस तरीके की बारीक कार्रवाई मीडिया डालता रहा है। वो एक लाहौर के मशहूर ज़माना एंकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को लौंडा लपाड़ा कहते हैं, उन्होंने भी कल क्या कार्रवाई डालने की कोशिश की, सुनिए। अच्छा जलसा है, ये नहीं है कि नून लीग ने कोई कम शो किया है, अच्छा शो किया है। इस महंगाई में 16 माह की हुकूमत के बाद जो सूरत हाल थी, मैं लाहौर से ताल्लुक रखता हूं, मैं जानता हूं लाहौर के अंदर इस पर क्या सेंटिमेंट है नून लीग के हवाले से। मेरी नजर से, मेरी एक्सपेक्टेशन से बेहतर जलसा किया है उन्होंने, बहुत बेहतर किया है, लेकिन इमरान खान इससे भी बेहतर जलसा कर सकता है। आपने सुना कि उन्होंने भी कल कार्रवाई डालने की कोशिश की। इनका एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका है, इनकी बड़ी बारीक वारदात है। ये 10 वीलॉग करेंगे इमरान खान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जहर उगलेंगे, फिर बीच में 1-2 वीलॉग जो हैं ये मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़, ऐसे मामलात के ऊपर जो बड़े वाज़े होंगे उनके ऊपर उनके ख़िलाफ़ करेंगे, तासर देंगे कि मैं बहुत मिडल के अंदर हूँ, मैं बड़ा ऑनेस्ट हूँ, मैं बड़ी जो है ना वो फैक्ट बेस्ड रिपोर्टिंग करता हूँ। देखिए, मैं तो नून लीग को भी जो है वो उनके ऊपर भी तानाज़नी करता हूँ। मसलन अभी जिन लोगों के भी ज़बरदस्ती इंटरव्यू है उसमें इन्होंने बड़ा बैलेंस ओपिनियन लिया कि जी इनके इंटरव्यू नहीं लेने चाहिए थे, क्योंकि अखबार नून लीग ने नहीं किया हुआ था ना, बाजी मरियम ने नहीं किया हुआ था, तो इसलिए बड़े शौक़ से ये बड़ा बैलेंस ओपिनियन लेते हैं ताकि आप सब इनके चक्कर में आ जाएं। ये जो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं कि ये एक बैलेंस जर्नलिस्ट हैं, तो आपको इस चक्कर में ला के फिर दोबारा वापस जहर उगलेंगे। और आज देखें इस जलसे को, जिसको 30% हिस्सा भी नहीं भरा था, किस तरीके से लोगों को लाया गया और पूरी मशीनरी इस्तेमाल हुई, सारे इदारे इस्तेमाल हुए। इसको तौफीक नहीं थी इन हजूर को कि ये बता देते कि ये सब कुछ हुआ, लेकिन कह रहे हैं इम्प्रेसिव जलसा है। तो जहाँ डंग मारने का टाइम होता है वहाँ दबा कर डंग मारते हैं। बाजी मरियम के आपको पता है कि हाथ की घड़ी हैं ये, आपने देखा ही था उनका इंटरव्यू जहाँ पर ये पाँव में लेट गए थे, कह रहे थे किसी के बाप में जुर्रत नहीं है, मुझे बताए सवाल कौन सा करना। जब वीडियो लीक हुई थी तो पता चला था बाप में जुर्रत है कि नहीं है, बाजी में है, और बाजी ने जो सवाल किए थे वो वही सवाल पूछे गए थे, और जो नहीं किए थे वो फिर जो बाजी ने नहीं चाहे थे वो डिलीट हो गए थे। तो ये इस तरह के और भी बहुत सारे लोगों ने बारीक वारदात डालने की कोशिश की। किसी ने कहा जलसा बहुत बड़ा था लेकिन तकरीर में फ़लाँ चीज़ अच्छी नहीं थी। अब एक तरफ तनकीद कर रहे हैं, दूसरी तरफ जलसा बहुत बड़ा। किसी ने कहा जलसे में लोग कोई बहुत ज़्यादा नहीं थे लेकिन नवाज शरीफ ने तकरीर बहुत अच्छी की, स्टेट्समैनशिप का मज़ारा किया है, ये बारीक वारदात डाली। किसी ने कहा ये देखिए जलसे को छोड़ें जी, कितने बंदे थे कितने नहीं थे, वो तो स्टेट मशीनरी भी यूज़ हुई होगी। अभी देखिए नवाज शरीफ ने सुलह की बात की है, नवाज शरीफ ने आगे बढ़ने की बात की है, नवाज शरीफ ने किसी से बदला लेने की बात नहीं की, नवाज शरीफ ने बड़ी सेन बात की है, नवाज शरीफ ने इकनॉमिक डेवलपमेंट की बात की है। तो इस तरीके की बारीक वारदातें आपको कल के बहुत सारे मीडिया के जुगादरी। किसी ने कहा कि मैं फंसा हुआ हूँ ट्रैफिक के अंदर, मैं पिछले 6 घंटे से फंसा हुआ हूँ, हालांकि पूरे लाहौर के अंदर सब लोगों को पता है कि कोई ऐसा मामला नहीं था, ट्रैफिक रवान दवा थी, लेकिन उन्होंने कहा मैं फंसा हुआ हूँ ट्रैफिक के अंदर, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा क्योंकि इतना ज़्यादा रश है, लोग इतना ज़्यादा जा रहे हैं। तो मीडिया ने कल एक तो बारीक वारदात डाली, फिर मीडिया ने मैंने आपके सामने रखा कैसे पूरी हेडलाइन सारी की सारी बेच दी। फिर हमारे जो दिफाई इदारे हैं उनमें से एक इदारा जो है वो कल टीवी चैनल्स को बता रहा था कि किस तरह की कवरेज करनी है, कैसे कवरेज करनी है। मरियम औरंगज़ेब को इस काम से हटा दिया गया था, ख़ुद देखा जा रहा था, ख़ुद मॉनिटर किया जा रहा था नवाज शरीफ के इमेज को कैसे बेहतर करना है। वो भले कबूतर हो, भले कोई और चीज़ हो, वो तमाम चीज़ें जो है उनको कहा जा रहा था कि टीवी पर आप बार बार चलाएँ।
तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपके सामने रखनी थी कि सहाफ़ियों ने भी इसमें बारीक वारदात डाली है, और उसके साथ साथ ओन चौधरी साहब वाले मामले पे भी इस्तेहकाम जो है वो बारीक वारदात डाल रही है। हालांकि ये सारे इकट्ठे हैं, पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम, नून लीग, ये सब इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है। सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को माइनस करने की कोशिश की जानी है, और उसमें भी इमरान खान को माइनस करने की कोशिश की जानी है। वो अलग बात है कि अल्लाह करने देगा कि नहीं, लेकिन कोशिश की जानी है कि उनको माइनस करें। ये सब मिले हुए हैं और ये इकट्ठे हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट को जताकर एक इकट्ठे मखलूक हुकूमत बनाने की असल में कोशिश करेगी, और ऊपर से कोई किसी को शौकास देगा, कोई किसी को हेलीकॉप्टर देगा, कोई पहले मलिक रियाज साहब को मिलेगा और उससे पहले उन पर तनकीद करेगा। बहुत कुछ होगा। नवाज शरीफ और जरदारी जो हैं वो एक दूसरे के भाई बनकर मैच खेलेंगे, और उसके बाद कहेंगे ये मैच फिक्स है, हमने इकट्ठे नहीं रहना। तो बहुत सारी नूरा कुश्ती आपको होते मिलेगी। अंदर से ये इकट्ठे हैं, ये आपको मैंने बताना था, इसके लिए मोहतात हो जाइए। और जो शेख रशीद साहब के बयान के ऊपर मैंने तज्जिया किया है उसको संजीदगी के साथ लीजिए कि उसका क्या करना है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।